रफ़ी साहब और हमारी अम्मा नहीं चाहते थे कि कोई भी औलाद उनकी इस इंडस्ट्री में आए। उसकी वजह ये थी कि अब्बा ये चाहते थे कि अगर कोई भी मेरी औलाद आए तो या तो मेरे बराबर आए या तो मेरे से बढ़कर आए। वो ये नहीं चाहते थे कि मेरी औलाद मेरे से नीचे आए। तो दिस वाज हिज थॉट। तो खैर बाप तो बाप होता है। तो एंड जब भी उन्होंने ये महसूस किया कि कोई भी बच्चा कोशिश कर रहा है या अपना इंटरेस्ट ले रहा है इस इंडस्ट्री में आने की, तो सीधा बचपने में ही हम लोग को लंदन भेज देते थे, वहीं पे पढ़ो वहीं पे रहो। तो आधी ज़िंदगी हमारी लंदन में गुजर गई है। अब्बा के इंतकाल के टाइम पे मैं आ गया था यहाँ पे। मॉम वॉज ऑल अलोन, अकेली थी वो। तो मैं रह गया यहाँ पे, बाकी सब भाई सब मेरे लंदन में हैं। तो मुझे बाद में लोग कहते थे, बच्चे ऐसे ही अपना महफिल में बैठते थे तो बोले कि अपने यार इतने फेमस फादर हैं। उस वक्त तो हम लोग यकीन करना कि डैड के टाइम पे हमने कभी ये नहीं सोचे थे कि हमारा बाप इतना बड़ा है। आप यकीन करिए, व्हेन ही वाज अलाइव कभी हम लोगों ने ये नहीं सोचा कि वो, क्योंकि हमने उनको वो नज़र से देखे नहीं थे। हमने उनको एक नज़र अपने एक पिता की नज़र से देखे थे, एक वालिद की नज़र से देखे थे, एक बाप की नज़र से देखे थे। वी नेवर थॉट कि हमारा अपना बाप बहुत बड़ा सिंगर है या कुछ ऐसा। वी रियलाइज दैट, मतलब हमारे को वो एहसास हुआ जब वो चले गए। उसके बाद ऐसा महसूस हुआ और लोगों ने जिस तरीके से मोहब्बत जाहिर किया हमारे सामने रफ़ी साहब के लिए, तब हमने महसूस किया कि यार हमारे अब्बा इतने बड़े थे। आज मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि जिनको मैंने अपना भगवान माना, जिनको मैंने अपना, मेरे पीर ही हैं वो। मैं हमेशा बोलता हूँ जैसे लोग किसी को याद करते हैं, कुछ मानते हैं, कोई साईं बाबा को मानता है ना, मैं मोहम्मद रफ़ी बाबा को मानता हूँ। तो मैंने उनको मैंने वैसे ही प्यार किया। और मेरी जर्नी की शुरुआत अनुराधा जी ने देखी हुई है और शी इज़ द विटनेस टू मेरा जब करियर शुरू हुआ था मुंबई में 1991 में जब मैं आया था यहाँ पे। तो मेरे पहले से ही हमारे माता और पिता ने हमको रफ़ी साहब से ऐसा मिलवाया था जैसे कोई फरिश्ता है। न केवल गाने के बारे में लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। और जितना फिर मैं इंडस्ट्री में आया, मैंने उनके बारे में मेरे बड़ों से सुना जिन लोगों ने साथ में उनके काम कर रखा था, तब मुझे एहसास हुआ कि ये आदमी तो कुछ अलग ही विलक्षण थे और किसी ख़ास पर्पस से आए थे। इनके बारे में मैं इनसे कितना मुतासिर हुआ हूँ, कहाँ कहाँ, ये मेरे ख्याल से मुझे किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। जिस भी सुनने वाले ने मेरी म्यूज़िक को सुना है वो जानता होगा कि मैंने अपने बड़ों से और ख़ास तौर से रफ़ी साहब से कितना इन्फ्लुएंस मैं हुआ हूँ, कितना मैंने उनसे सीखा है, कितना मैंने अपने संगीत में उसे अपनाया है। एक बहुत बड़ा फ़र्क जो रफ़ी साहब लेकर आए गायकी में, क्योंकि ये मत भूलिए कि उस समय पार्श्व गायकी नई नई आई थी। हमारे पास तो रेफरेंस पॉइंट बहुत सारे हैं। हम सुनने के लिए हमारे पास में कैसेट सीडीज़ थे, अब यूट्यूब में जो चाहे सुन लेते हम लोग। इन लोगों के पास में रेफरेंस पॉइंट नहीं था। तो ये जो किया, ये इनको आमद आई है कि कैसे फूल को फूल की तरह बोलना है, जोश को जोश की तरह बोलना है। देश का गाना गाना है तो देश की बात आनी चाहिए, और प्यार का गाना गाना है तो प्यार की बात आनी चाहिए। गज़ल गा रहे हैं तो गज़ल का ठहराव आना चाहिए। भजन गा रहे हैं तो लगना चाहिए कि हिंदू पंडित बैठ के भजन गा रहा है। और जब हमद और नाद गाएंगे या कव्वाली गाएंगे लगेगा पक्का मुसलमान ऐसे गा रहा है, अपने मौला के लिए, अपने अल्लाह के लिए गा रहा है। तो ये बंदे अलग ही थे। ये शायद क्योंकि ये इतने सच्चे थे अंदर से, ये कोई भी गाने को गाते थे तो ये उसमें मिल जाते थे। द सॉन्ग बिकेम द सिंगर, ऐसे हो जाता था। सो रफ़ी साहब ने गानों में अदायगी लाने का जो चलन था, ये पहले सर्वप्रथम वही थे। उसके पहले लोग बहुत अच्छा गाते थे, बहुत ही प्यारे गाते थे। सहगल साहब को तो मैं बोलता हूँ द ग्रैंड फादर ऑफ प्लेबैक सिंगर्स। सब उनके ही, मतलब वो एक वृक्ष हैं और सब उनकी टहनियों की तरह निकले हैं। सब ने उनसे इंस्पायर होकर कुछ ना कुछ सीखा है।
रफ़ी साहब फिर सब अपने अपने अलग बन गए, किशोर कुमार जी अलग बन गए, मुकेश जी अलग बन गए, रफ़ी साहब अलग बन गए। रफ़ी साहब ने जो रास्ता पकड़ा वो था गाने में अदायगी का। आपको पता चल जाता था, अगर आपको लैंग्वेज भी ना पता हो, उर्दू हिंदी नहीं पता हो, तो भी आपको पता होगा ये गाना सैड है, ये गाना खुशी है, यहाँ पे किसी की तारीफ हो रही होगी पक्का, कोई लड़की के बारे में कोई खास बात हो रही है, ये गाना शायद किसी बात से रो रहा है आदमी, क्या इसकी बेटी विदा हो रही है, क्या ये ऐसा हो रहा है क्या कुछ। तो ये अगर आपको शब्द ना पता हो, गाने वाले की गायकी से आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। ये रफ़ी साहब ने किया सबसे पहले। मेरे लिए एक बहुत ही ऑनर की बात है कि रफ़ी साहब के बारे में कुछ कहने के लिए मुझे यहाँ बुलाया गया है। मैं इसे एक बहुत बड़ा आशीर्वाद समझती हूँ कि रफ़ी साहब के साथ मुझे तकरीबन 35 गाने गाने को मिले और बहुत खूबसूरत मेमोरीज़ हैं। सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि इतने हम्बल और इतने नॉन एज्यूमिंग, डाउन टू अर्थ शायद ही कोई होगा जैसे रफ़ी साहब थे। वो उन दिनों की बात है जब सब लाइव रिकॉर्डिंग होती थी और एक ही कमरे में हम मिस डायरेक्टर, रफ़ी साहब, मैं, हम बैठ के रिहर्सल करते थे। तो यकीन करिए कि रफ़ी साहब अगर यहाँ बैठे हैं तो यहाँ तक उनकी आवाज़ नहीं आती थी। ही वॉज सो सॉफ्ट स्पोकन। और सुभाष जी, यू नो, हम लोग जब हमने कर्ज के लिए गाना रिकॉर्ड किया था तो उनका एक ख़ास अंदाज़ था कि किसी भी म्यूजिक डायरेक्टर जब वो सिखाते थे तो वो ऐसे करके झुक करके गाना सीखते थे, विच इज़ अ वेरी वेरी रेयर थिंग, क्योंकि वो तो ही वॉज लाइक नंबर 1। तो इतने झुकाव से और इतने प्रेम से और इतने सॉफ्टली गाते थे। मैं बहुत नई थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो मुझे लगता था कि इतने धीरे से बात कर रहे, इतने धीरे से गा रहे माइक्रोफोन में, तो आवाज़ क्या आती होगी वहाँ पे। तो मैंने एक ऐसी रिकॉर्डिंग थी जहाँ मैं महबूब स्टूडियो में अंदर से जाके सुना, तो मुझे लगा कि पता नहीं एक शेर है कि एक बड़ा सा माउंटेन है जो उनकी आवाज़ थी। तो उनका जो थ्रो था, उनका जो उनकी एक स्पेशलिटी थी वो उनके थ्रो में थी। जिस तरह से वो आवाज़ फेंकते थे कि बहुत ज़्यादा वैसे स्ट्रेस नहीं करके जो डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट आता था। दूसरी खासियत उनकी ये थी कि उनका कोई भी गाना उठा लो तो ये आप कह सकते कि ये गाना किस पे फिल्माया गया है। क्या बात है। मतलब उसमें कई बार होता है कि सिंगर जब गाते हैं तो सिंगर की पर्सनालिटी दिखती है। इनके गाने में पता चलता था कि जॉनी वॉकर गा रहे हैं, धर्मेंद्र जी का गाना है या तो फिर देवानंद जी का गाना है। अगर याहू होता था तो शम्मी कपूर का ही गाना था वो। तो दिस वाज, मतलब ये बहुत ही उनकी खूबी थी।